जलवायु क्या होती है? जो वेदर कंडीशंस हैं उनको टोटल कर दीजिए और एक बड़े एरिया में बहुत लंबे समय के लिए, कम से कम 30 साल या उससे ऊपर। होता ये है, कभी कभी दिन में आप देखेंगे आपको गर्मी लग रही है, शाम को बरसात हो सकती है, हो सकता है नाइट टाइम थोड़ा सा ठंडा हो जाए। 2 बजे आफ्टरनून में मान लीजिए आपको लगता है कि बड़ा गर्म है, फिर आप कहते हैं कि आप 2 बजे एकदम प्रिसाइज टाइम की बात कर रहे हैं कि भाई एकदम 2 बजे के बारे में आप बात कर रहे हैं कि इस समय गर्मी है। तब ये क्या हो जाता है? तब ये वेदर होगा। वेदर मतलब क्या होगा कि एटमॉस्फेयर किसी एक एरिया पे, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे, किसी एक एरिया में क्या सिचुएशन है, क्या जलवायु है, उसे हम वेदर कहते हैं। जैसे क्या होगा प्रेशर, क्या ह्यूमिडिटी है, क्या विंड है, क्या ह्यूमिडिटी है, कितना आर्द्रता है। फिर क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इसी को मिला लीजिए, समेशन कर लीजिए, जोड़ लीजिए। एक रीजन है 30 साल और उससे ऊपर, यहां पर दिन का टेम्परेचर क्या रहा, शाम का टेम्परेचर क्या रहा, रात का क्या प्रेशर रहा, यहाँ की ह्यूमिडिटी क्या रही, यहाँ का प्रेसिपिटेशन कितना है, मतलब पानी कितना है हवा में, विंड कितनी है, ह्यूमिडिटी, इन सबको कंबाइन कर लीजिए, जोड़ लीजिए, तब आप कहेंगे कि इस जगह की जलवायु ऐसी है। एक जगह की वेदर के बारे में जब आप बात करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर समय के बारे में बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस समय के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब आप क्लाइमेट की बात करते हैं तो आप बहुत लंबे पीरियड पे उसी जगह की जो जलवायु है उसको रेफर कर रहे होते हैं। अब पहली चीज ये आती है, फिर से मैं आपको बता दूं ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाए। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वेदर होता है, किसी भी समय हो सकता है, लेकिन बहुत बड़े समय के लिए क्लाइमेट होता है। तो एलिमेंट्स क्या है इस वेदर और क्लाइमेट के, मतलब क्या चीजें हैं जिसको हम कंप्यूट करते हैं, पता करते हैं, तब हम बता सकते हैं वेदर और क्लाइमेट क्या है। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर, ये सारी चीजें मिलकर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कभी किसी चीज को आप छूते हैं तो आपको गर्म लगता है, ठंडी लगती है वो चीज। अगर आप आइस लें आपको ठंडा पता चलेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब किस हाइट पे आप है, आपकी जमीन जिस पे आप रह रहे हैं किस जगह पे है, कितना उस पर दबाव पड़ रहा है, एटमॉस्फेयर का दबाव कितना है। ये जो एटमॉस्फेयर है कहां से शुरू होता है, ये ट्रोपोस्फियर, इस तरीके से बेस लंबा एटमॉस्फेयर है, बहुत ऊपर तक है। तो जो अभी हमारे ऊपर है वो कितना प्रेशर डाल रहा है, इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। विंड मतलब हवा जो बह रही है। ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि कितना पानी है एयर में। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है बादल फॉर्मेशन, या ये कहे कहीं ये बरसात हो सकती है, कहीं हो सकता है कि केवल बूंदा बांदी हो, कहीं पे हो सकता है स्नो हो जाए, यानी विंड में हो सकता है, एयर में, हवा में पानी अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। तो जो अलग अलग फॉर्म में होता है उसे ही हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। हिंदुस्तान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको हम बहुत बार देखेंगे, बहुत बार जानेंगे। ये पूरा जो चैप्टर है मैं आपको बताऊं मॉनसून के बारे में ही है। मॉनसून, सारा कुछ मॉनसून है। हिंदुस्तान क्योंकि मॉनसून से ही है, मॉनसून बहुत इफेक्ट करता है। ये एक अरबिक वर्ड से लिया गया है जिसको कहते हैं मौसम। मौसम का लिटरल मीन, इसका जो एक्चुअल मतलब है वो है सीजन। मतलब जो ऋतु कहते हैं ना, ऋतु है। तो अगर एक पूरे साल भर में 365 दिन होते हैं, हवा किस तरफ जा रही है, चाहे आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ आ रही है, दाएं की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ बह रही है, नीचे की तरफ जा रही है,
ये सारे जो विंड डायरेक्शन के कारण जिस तरीके से चीज़ें चेंज होती है, मौसम चेंज होता है, परिवर्तन होता है जलवायु में, उसे हम मॉनसून कहेंगे। हिंदुस्तान का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो मॉनसून क्लाइमेट है। हमारा जो क्लाइमेट है, हमारी जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। तो हम जो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पहली चीज़ वहाँ लेके जाता हूँ मैं आपको, दो चीज़ें हम देख चुके हैं। एक तो लैंड फॉर्म्स, स्थल की एक आकृति, स्थलाकृति, और ड्रेनेज, पानी, रिवर, लेक्स। तीसरी चीज़ जो आती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। हमारे देश की एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, यहाँ की जलवायु कैसी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मानसून सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और अल्टीमेटली हम मानसून ही पढ़ने वाले हैं। और मानसून जो है, पहले मैं आप बताऊँ, चार हमारे पास अलग अलग ऋतुएं हैं, चार वेदर है हमारे यहाँ। दो तो उसमें मानसूनी है, एक मानसून आता है और एक मानसून जाता है, ये दो हो गए। क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा कंट्री है, 30 डिग्री लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड 30 डिग्री, आप ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं अगर जाएं तो बड़ा लंबा हमारा 60 से 90 और 8 से लेकर ऊपर और 30 जोड़ लीजिए। इसका मतलब ये है कि हम बहुत बड़ा रीजन है। इसका मतलब ज़रा आप आ जाइए राजस्थान के डेजर्ट में, यहाँ पर 50 डिग्री टेम्परेचर हो सकता है, लेकिन उसी समय वहीं पर पहलगाम में आ जाइए, जम्मू कश्मीर का इलाका पहलगाम, जहाँ पर राजस्थान में 50 डिग्री है, वहीं पहलगाम में 20 डिग्री होगा। अगर आप द्रास में जाएं, एक द्रास दर्रे के नाम से बड़ा मशहूर है, पास है, वहाँ जाएंगे आप, जम्मू कश्मीर के आगे इलाका है, वहाँ पर -45 डिग्री टेम्परेचर, -45 डिग्री। अगर आप कोस्टल एरिया में चले जाएं, जैसे कोई ऐसा एरिया जो कोस्ट के पास हो सकता है वहाँ 20-21 डिग्री हो। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम। तो डे और नाइट का जो टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं डायर्नल, DIURNAL। डायर्नल टेम्परेचर का मतलब होता है दिन और रात का टेम्परेचर। डाई मतलब दो होता है, इसका जो डिफरेंस है, दिन और रात के टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं डायर्नल। डेजर्ट में जाएंगे, थार डेजर्ट में जाएंगे तो दिन का टेम्परेचर हो सकता है 50 डिग्री, रात का टेम्परेचर हो सकता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। तो आप देखें 35 डिग्री का डायर्नल टेम्परेचर है इसका, दिन और रात के टेम्परेचर का डिफरेंस। लेकिन अगर आप कहीं और चले जाएं, अंडमान निकोबार आइलैंड आ जाएं या फिर केरला चले जाएं, तो आपको दिन और रात के टेम्परेचर में आपको ज़्यादा अंतर नहीं पता चलेगा। हो सकता है 25 डिग्री दिन में भी हो, 25 डिग्री रात में भी हो। तो ये अलग अलग रीजन्स है जहाँ पर आपको अलग अलग टेम्परेचर मिलेंगे। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले आपको कुछ प्रेसिपिटेशन में ले जाता हूँ, क्योंकि प्रेसिपिटेशन कई लोग समझते हैं कि ये बरसात है, लेकिन प्रेसिपिटेशन मतलब होता है कि कंटेंट क्या है पानी में। अगर एनुअल प्रेसिपिटेशन देखें, जितना बरसात होती है 400 सेंटीमीटर है मेघालय में। लेकिन अगर आप लद्दाख में चले जाएं, लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पर, या फिर वेस्टर्न राजस्थान में चले जाएं, वहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। प्रेसिपिटेशन मतलब किस किस फॉर्म में पानी मौजूद है हवा में। वो स्नो हो सकता है, वो छोटे ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, बड़े ड्रॉपलेट हो सकते हैं। तो आप अंतर देखें कि 400 सेंटीमीटर भी बरसात होती है हमारे यहाँ और 10 सेंटीमीटर भी होती है। कितना, जो पूरे साल भर की बात कर रहा हूँ मैं। जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट, हम लोग को बरसात जो मिलती है वो जून और सितंबर के बीच में मिलती है। हिंदुस्तान का बहुत एक ऐसा पार्ट है, जून और सितंबर, क्योंकि ये समय होता है मानसून का। अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे, जो कोरोमंडल है, अगर दायां कोस मान लें, दायां कोस नीचे की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। वो आपको अक्टूबर और नवंबर में मिलेगी, जब ठंड शुरू हो रही होती है नॉर्दर्न प्लेन में, यूपी और उत्तराखंड में, वहाँ नीचे की तरफ बरसात हो रही होती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई जगह ऐसा है कि टेम्परेचर बहुत कम है। तो अगर आप नॉर्दर्न प्लेन्स में जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस मिल सकता है,
लेकिन सदर्न पार्ट में जाएंगे तो टेम्परेचर आपको डायरनल एक जैसा ही मिलेगा। अब देखिए, ये जो इलाका है जहाँ पर सी कोस्ट है, जहाँ सी कोस्ट है, क्योंकि पानी आसपास है तो टेम्परेचर को बैलेंस कर देता है। और अगर आप ऊपर की तरफ जाएं, जैसे ठंडा, अगर आप साउथ में जाएंगे तो आपको वहाँ कोई नहीं कहेगा कि ठंड पड़ रही है, और इसी तरीके से ऊपर जाएंगे नॉर्दर्न टाइप, वहाँ पर आपको ठंड मिलेगी। तो इसी तरीके से जो लोग खाना खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो घर बनाते हैं, वो इसी तरीके से बनाते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पर किस तरीके का मौसम है। क्लाइमेट कंट्रोल्स में आएंगे तो छः मेजर कंट्रोल है क्लाइमेट के। किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो वो जगह कहाँ पर है, कैसी है, क्या सिस्टम है वहाँ का, क्या चल रहा है। तो इसमें लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, प्रेशर है, विंड सिस्टम है, सी से, समुद्र से दूरी कितनी है, ओशन करंट्स और रिलीफ फीचर्स। ओशन करंट मतलब समुद्र में जो करंट्स बन रहे होते हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगा। और रिलीफ फीचर क्या है, किस हाइट पे, स्लोप कितना है। तो कहीं भी आप जाएं, ये केवल हिंदुस्तान के बारे में बात नहीं है, किसी भी जगह आप जाएं तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो उस जगह की जलवायु को इफेक्ट करते हैं। हर एक जगह के इन सब पैरामीटर्स पे जलवायु तय होती है वहाँ की। लैटिट्यूड समझिएगा, लैटिट्यूड होती क्या है। लैटिट्यूड होता है लेटी हुई लाइनें, और ये एंगल्स होते हैं। लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन, और अगर ग्लोब को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट में, क्योंकि हर एक ऐसी लैटिट्यूड है जहाँ पर हमको जो सोलार एनर्जी मिल रही है, सन की एनर्जी है, अगर आप इक्वेटर पे आए तो आपको डायरेक्टली मिलेगी। कई ऐसी लैटिट्यूड है यहाँ पर सन की एनर्जी, गर्माहट, ये हमेशा आपको मिलती है। लेकिन कई ऐसी जगह है, ऊपर की तरफ चले जाइए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहाँ पर आपको देखेंगे कि पूरी की पूरी सन की जो किरणें हैं वो नहीं मिल पाती। तो सोलार एनर्जी डिक्रीज होती है इक्वेटर से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ऑल्टीट्यूड के बारे में बात, ऑल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। जैसे पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो ऑल्टीट्यूड बढ़ती है। तो जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे तो एटमॉस्फेयर जो होता है वो मतलब डेंसिटी कम हो जाती है उसकी, इसलिए टेम्परेचर कम होते हैं। इसलिए अगर आप देखें कि समर हो रहा होता है, गर्मी हो रही होती है, तो भी मसूरी, शिमला और माउंट आबू, मन्नार, ये सब थोड़े ठंडे ही होते हैं, वो इलाके जो हाइट पे है, क्योंकि यहाँ पर एयर जो है या एटमॉस्फेयर का है वो डेंस हो जाता है, क्योंकि ये हाइट पे है। इसके बाद अगर मैं प्रेशर और विंड सिस्टम के बारे में बात करूँ, तो प्रेशर देखिए, लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड इन दोनों पे डिपेंड करता है कि प्रेशर और विंड के सिस्टम क्या है। इसका मतलब उस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हवा कैसे बह रही है। इसके बाद एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है समुद्र, ओशन। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कितनी दूरी पे कोई जगह है जो समुद्र से कितने दूरी पर है, राइट। अगर आप एकदम सी के बगल में है तो आपको मॉडरेट होगा। जैसे आप सी से दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास कोस्टल एरिया नहीं है, तो यहाँ पर आपको उस तरीके का आपको मॉडरेटनेस नहीं मिलेगी। और जैसे आप लैंड फॉर्म में आ जाएंगे, समुद्र नहीं है आपके पास, तो यहाँ पर इसको कॉन्टिनेंटल, यानी कि कॉन्टिनेंटल आपको क्लाइमेट मिलेगा यहाँ पे। तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट क्या होगा, गर्मी के समय बहुत गर्म और ठंड के समय बहुत ठंड। गर्मी हॉट समर्स होंगे और कोल्ड आपके विंटर्स में। इसी तरीके से हर जितने भी ओशन है, जितने भी समुद्र है, वहां पर पानी, मतलब वहां पानी चलता रहता है, घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि हवा जो होती है वो विंड उसके हिसाब से चीजें घूमती रहती है। जहां पर अगर उसके ऊपर हवा बह रही है, कौन सी, गर्म बह रही है या ठंडी बह रही है, पानी के ऊपर हवा कैसी बह रही है, और जो पानी जो आ रहा है, मतलब हवा जो आ रही है, वो गर्म पानी से आ रही है या ठंडे पानी से आ रही है, या फिर लैंड से वो किस तरफ जा रही है, लैंड से जा रही है, गर्म पानी की तरफ जा रही है, ठंडी पानी की तरफ जा रही है। तो चीजें करण बनती है यहाँ पर। रिलीफ समझिएगा, हाइट में चेंज होता है। रिलीफ मतलब जैसे आप ऊपर जाते हैं, मान लीजिए आप देहरादून में हैं और मसूरी की तरफ जा रहे हैं, तो आपका रिलीफ बढ़ रहा है। तो यहाँ दोनों की रिलीफ अलग है। दो माउंटेन में दिखा रहा हूँ, वो रिलीफ अलग है। यहाँ एकदम स्टीप, जो आपने एक ट्रायंगल शेप देखा उसमें ही स्टीप है, बिल्कुल रिलीफ एकदम बढ़ रही है। लेकिन अगर अब यहाँ देखें, जो गोला है वहाँ पर थोड़ा कम है। अगर इस तरीके से माउंटेन है, जैसे ट्रायंगुलर टाइप जो है,
वहाँ पर जैसे ही बादल आएगा, बादल टकराएगा और उसके बाद बादल क्योंकि घना हो जाएगा, और क्योंकि जब बादल भारी हो जाता है, जब प्रेसिपिटेशन हो जाता है, जब सारे वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो भारी हो जाते हैं, तो वो बरस जाता है। बरसता तभी है, डेंसिटी इतनी बढ़ जाती है क्योंकि उसको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, और जिस आगे जाएगा जाने की कोशिश करेगा, जब तक वो कोशिश करेगा पीछे से और बादल आएंगे और सब कंडेंस हो जाएंगे और फिर बरसात होगी। लेकिन अगर इस तरीके की अगर आपके रिलीफ है तो बादल निकल जाएंगे, बादल निकल जाएंगे, तो उस तरीके से बरसात नहीं करेंगे, तो रिलीफ पे भी बड़ा इफेक्ट होता है। तो हम ये इन फैक्टर्स को लेते हैं एक एक करके। लैटिट्यूड, जैसे मैंने बताया कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की डेफिनेशन मैं पिछली बार बता चुका हूं आपको, लेकिन कुछ चीजें इसमें जरूर समझिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि मौसम में कैसे परिवर्तन हो रहा है। यहां पर देखें, समर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सब आपको दिख रहा है। हम लोग जो है हिंदुस्तान, ये कहां पर आता है? हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब जो हमारी इक्वेटर है उसके ऊपर जाते हैं हम लोग। ये 0 डिग्री है, हम लोग शुरू होते हैं 8 डिग्री से। हमारा जो शुरुआत होती है वो 8 डिग्री से शुरू होती है, और जो कर्क रेखा है वो बिल्कुल हमारे मध्य से, ऑलमोस्ट मध्य से जाती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन बिटवीन जाती है। इसी तरीके से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है जो नीचे की तरफ है। अर्थ जो है, अर्थ घूम रहा है, किसके अराउंड घूम रहा है? किसके अराउंड घूम रहा है? सन के अराउंड। तो जब घूमता है, एक साल, पूरे साल में घूम रहा है, तो अर्थ का मूवमेंट जो हो रहा है, उस मूवमेंट के कारण अलग अलग सीजन्स बनेंगे, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर स्प्रिंग होगा, यहाँ पर समर, अगर आप यहाँ हैं ऑटम होगा, यहाँ होंगे विंटर होगा। तो आपको ये देखना होगा कि जहाँ जहाँ पर होगा उस समय हिंदुस्तान कहाँ पर है, हमारा देश कहाँ पड़ता है। तो ये मूवमेंट जो होता है वही आपको अलग अलग सीजन देगा। जैसे इसका एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर अर्थ, क्योंकि अर्थ बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है, टिल्ट है, अर्थ टिल्ट है। हम लोग पूरी तरीके से स्फीयर नहीं है, हमारी जो एक्सिस है बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। हमारी एक्सिस जिसपे वो धुरी पे घूम रहा है, हमारी एक्सिस थोड़ी टेढ़ी है ना, 24.5 डिग्री देखिए आप, टिल्ट है, 3 डिग्री डिफरेंस है इसमें। तो हम जब टिल्टेड है, तो यहाँ पर जो इनकमिंग रेडिएशन आ रही है, इसका मतलब जो सनरेज आ रही है वो अलग तरीके से पड़ रही है। तो वो जहाँ पड़ रही है, आप ये नहीं कह सकते कि वो हमारे विषुवत वृत्त, या ये कहें कि इक्वेटर पे पड़ रही है। रीजन चेंज होता चला जा रहा है। नीचे का जो रीजन है, हमें हमेशा लगता है कि इक्वेटर में एकदम डायरेक्ट सनरेज पड़ रही होगी और इक्वेटर के एरिया एकदम गर्म होंगे, एकदम वार्मेस्ट प्लेस होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। आप ये जो इंक्लिनेशन है, जो टिल्ट है, थोड़ा जो सोलर एनर्जी है, वो अब जैसे हम लोग अपने अपने आप को ध्यान रखते रहिए, हिंदुस्तान कहाँ घूम रहा है, तो हिंदुस्तान कहाँ घूम रहा है उसके हिसाब से जो सन एनर्जी है वो उस तरीके से नहीं पहुँचती है जिस तरीके से एक, अगर ये पूरी एक एक्सेस होता, आइडियल मैनर में एक्सेस सीधी होती और फिर घूमती। तो इन जगहों पे होता क्या है, देखें, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं ITCZ। ये जो ITCZ है, क्योंकि अर्थ जो है वो टिल्टेड है और क्योंकि वो घूम भी रहा है अपने एक्सिस पे, तो मूव अपने सन के अराउंड भी घूम रहा है, तो होता यह है कि जब सन यहाँ पर होगा, इस जगह पे सन है, अब सनरेज डायरेक्टली आ रही है, इसको हम कहते हैं लंबवत, लंबवत इक्वेटर पे आ रही है। तो यहाँ पर ये इस ITCZ सिचुएशन को देखते रहिए, तो ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो हॉट हो जाएगा। जब एक पोर्शन हॉट हो जाता है, इसको हम कहते हैं ITCZ प्लेस, ये वाला ITCZ, जो भी जगह, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट जहाँ जहाँ पड़ रही है, अर्थ भी घूम रहा है, और जहाँ जहाँ बहुत गर्मी हो रही है उसको हम चर्चा करेंगे ITCZ क्या है। ये ITCZ जो है, और बहुत फिर से समझिएगा, टिल्टेड है, वो जगह जहाँ गर्म ज़्यादा हो रही है, वो जगह जहाँ ज़्यादा गर्म हो रही है, इसको हम कहते हैं कि पानी गर्म होगा। पानी अगर गर्म होगा, हवा गर्म होगी तो क्या होगी? पानी गर्म होता है तो कहाँ होता है? भाप होती है। भाप कहाँ जाती है? ऊपर उड़ती है ना। तो अगर एक जगह गर्म है, कोई भी जगह अगर गर्म है, तो हीट जो होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, हीट हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी। इसका मतलब एक लो प्रेशर हो जाएगा, एक लो प्रेशर जनरेट होगा। जब चीज़ें ऊपर जाएगी तो लो प्रेशर एरिया हो जाएगा।
अब सनरेज क्या होगी, इस जगह पे आ रही है, तो होगा क्या कि जो हवा है, विंड हमेशा क्या करती है, ये फिजिक्स का लॉ है कि हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर में जाती है। कहाँ जाती है, हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर जाती है। तो क्योंकि यहाँ हाई हीट है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, जिस जो पोर्शन हो, क्योंकि हवा आपकी ऑलरेडी वार्म एयर हमेशा चली गई, ऊपर उड़ गई, तो ये लो प्रेशर एरिया हो जाएगा, ये लो प्रेशर एरिया हो गया। तो जो लो प्रेशर है, तो जो नीचे की जो विंड्स है वो उसको भरने के लिए आगे बढ़ेंगी हाई प्रेशर की जगह, उसे हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो ये जो ट्रेन से जो लाल लाल लाइनें में देख रहे हैं, देखिए ये जो इक्वेटर है, इसमें विंड इस तरीके से जा रही है, हवाएं इस तरह तरीके से आ रही है। अब क्योंकि एक पोर्शन है, ये इनको भरना चाहती है, ये जो गैप है, या ये कहें कि जो लो प्रेशर एरिया हो गया, ये विंड जो थी हाई प्रेशर एरिया में थे, लेकिन क्योंकि हीट पड़ रही है, लो प्रेशर बढ़ गया तो ये हवा भरने आएगी। लेकिन आप देखें कि ये जो हरी पट्टी है, ये ऊपर नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर बदल रही है। तो ये जो प्रेशर एरिया है यहाँ पर है, एक जगह पे है, तो एयर यहाँ पे आएगी। लेकिन जैसे ही ये ITCZ जैसे अपनी जगह शिफ्ट करेगा, जो भी आप देखें शिफ्ट कर रहा है, जैसे ही ये शिफ्ट कर रहा है, ये जो ट्रेड विंड्स हैं वो अपना और मूवमेंट करेंगी उसको भरने के लिए। लेकिन एक कैरियोलिस लॉ है, इसमें कैरियोलिस लॉ ये कहता है कि जब भी जो विंड्स, ट्रेड विंड्स, जब वो पोल चेंज करेगी, देखिए ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, जैसे ही वो आएंगी और जैसे ही वो अपना इक्वेटर से आगे बढ़ेगी, अपना पोल चेंज करेगी, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी। कैरियोलिस लॉ ये है कि विंड जो आ रही है, ट्रेड विंड, जैसे ही वो इक्वेटर चेंज करेगी, अपना नॉर्थ से साउथ जाएंगी या साउथ से नॉर्थ जाएंगी, वो अपनी पोजीशन चेंज कर देंगी, डायरेक्शन चेंज कर देंगी। ये कैरियोलिस लॉ है। तो ITCZ जो चेंज हो रहा है, ट्रेड विंड्स भी चेंज कर रही है, क्योंकि नीचे से जब ऊपर आई, तो हिंदुस्तान कहाँ है, वो किस जगह पे है। अगर नीचे से हवा आ रही है, किस जगह से आ रही है, नीचे वाली जो हवा है, जो हमारे 8 डिग्री पे हम लोग 0 डिग्री पर आपका ये रेखा होती है विषुवत वृत्त, यानी कि जो इक्वेटर है, नीचे से जो आ रही है, तो वो जब ऊपर जाएगी तो जगह चेंज कर देगी। तो आप देखिए ये जो लाल वाली जो इंडिया के नीचे है, वो पलट के हमारी तरफ आ रही है, जब ये ऊपर की तरफ जा रही है फिर हमारी तरफ चली आ रही है। तो ITCZ को कवर करने के लिए जब वो भरने तो जा रही हैं, लेकिन क्योंकि जैसे ही वो अपना जो इक्वेटर चेंज करती हैं, वो हमारी तरफ चले आती है, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर देती है। वो कैरियोलिस लॉ है। इस कारण से जब ये डायरेक्शन जो चेंज करती हैं, यही जो डायरेक्शन चेंज कर रही है, यही मानसून है, यही हवा है, यही विंड्स है जो हमारे मानसून को क्रिएट करती हैं। और क्योंकि ये पानी के ऊपर से जा रही है, और पानी के ऊपर से जब जाती हैं तो उनके पास मॉइस्चर होता है, और जब मॉइस्चर होता है तो जब ज़मीन पे हमारे आती हैं, मानसून में आती हैं, तो बरसात करती हैं। इस तरीके से बरसात होती है। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से आपको समझना है कि हो क्या रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, लैटिट्यूड से। लैटिट्यूड, जैसे हिंदुस्तान का जो एरिया है, हम कोई भी इलाका ले लीजिए, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा, अगर हम अपने आप को लें, तो एकदम हिंदुस्तान के मिडिल से जाता है। तो आधा जो कंट्री है वो नीचे की तरफ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे, साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह सकते हैं, और ट्रॉपिकल एरिया है, इसको हम ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। ये ट्रॉपिकल एरिया है। जब हम ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं, जब हम हिमालय की तरफ की बात करते हैं, हिमालय हो गया और हिमालय रीजन हो गया, तो ये जो ऊपर की जो ठंडी हवाएं आ रही होती है, ऊपर से जो ठंडी हवाएं साइबेरिया की तरफ से जो हवाएं आ रही होती है, साइबेरियन हवाएं जिसे कहते हैं, उनको ये बड़े बड़े पहाड़ रोक लेते हैं। ये ठंड, अगर मान लीजिए हिमालय नहीं होते, अगर ये हम बिल्कुल रशिया की तरह होते, रशिया और चाइना में जिस तरीके की ठंड पड़ती है ठंड के समय, हम बिल्कुल वही होते हैं। बिल्कुल हार्श वेदर कंडीशन, हार्श ठंडा विंटर सीजन जो वो लोग झेलते हैं या वहाँ पड़ती है, वही हम लोग फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे रेंजेस और हमारे पास 8850 तक की पीक्स है, तो वो ये हवाओं को रोक लेती है। तो सेंट्रल एशिया से जो आ रही है, वो हमारे कॉन्टिनेंट, मतलब हमारे इलाके में आने से थोड़ा बच जाती है।
तो इसीलिए विंटर हमारा माइल्ड होता है, ठंड हमारा माइल्ड होता है, उस तरीके का नहीं होता जैसे कनाडा, रशिया और चाइना में पड़ता है। अब हम आते हैं अपने, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे मैंने कहा प्रेशर बहुत ज़रूरी है। मैंने ये बताया कि जब भी हवा जो बहती है, हवा बहती क्यों है? हवा तभी बहती है जब प्रेशर डिफरेंस होता है। तो हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर में जाती है। अगर हाई प्रेशर कहीं लो प्रेशर बन गया तो हाई प्रेशर से वहाँ हवा बहेगी और वो विंड कहलाएगी, वही हवा होती है। इसके अलावा सरफेस विंड्स होती हैं, अपर एयर सर्कुलेशन है, और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्रेशर, और अगर हम मान लीजिए सरफेस पे हैं, मतलब ज़मीन पे है, तो हवा चल रही है ऊपर, उस सरफेस की तरफ से जो जा रही है, जो सरफेस पे है, मतलब हमारे अर्थ क्रस्ट के पास में है, वो सरफेस हो गए। अब कई ऐसी हवाएं हैं जो बहुत बहुत ऊपर की तरफ चल रही होती है। केवल ये नहीं कि जो हम जिन हवाओं को फील करते हैं, अपने छत पे खड़े होकर जो इन हवाओं को फील करते हैं, ऐसा नहीं। हमारा अर्थ जो एटमॉस्फेयर है वो तो 14 किलोमीटर तक है, मतलब ट्रोपोस्फियर, एटमॉस्फेयर नहीं, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद स्ट्रेटो है, फिर मेजो है, बहुत ऊपर तक जाता है, लेकिन ट्रोपोस्फियर पे सारी वेदर कंडीशंस होती है। तो आप देखिए, जीरो से लेकर हम जब ज़मीन पे खड़े होते हैं, वहाँ से 14 किलोमीटर तक हमारी धरातल पवनें जो हमारे इस धरातल के पास होती हैं, वो तो हमारी धरातल वाली हवाएं हो गई। लेकिन ऐसी हवाएं हैं जो ऊपर की तरफ 12 किलोमीटर पे चल रही होती है, जो हम जब जिसके बारे में सोच नहीं पाते हैं, वो 12 किलोमीटर, उसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये जो जेट स्ट्रीम्स जो होती है, ये भी वेदर चेंज करने में, आप कहते हैं ना कि बरसात तो, बर्फ तो कश्मीर में गिरी, दिल्ली में क्यों ठंड पड़ रही है? वो इसी कारण से होता है, क्योंकि हवाएं जो होती हैं वो ऊपर भी चल रही हैं, और वो भी अपने आप से चीज़ों को चेंज कर रही हैं। अपर एयर सर्कुलेशन हो रहा होता है, ज़मीन पे सर्कुलेशन हो रहा होता है, और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं, ट्रॉपिकल्स जो डिस्टर्बेंसेस हैं। अपर एयर सर्कुलेशन होता है कि जो एटमॉस्फेयर का हायर लेवल है, हाइट, वहां पर वेस्टर्ली फ्लो आता है। ध्यान रखिए, ये वेस्टर्नली फ्लो नहीं है, ये वेस्टर्ली फ्लो है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बहुत हाइट पे जो फ्लो होता है हवा का, उसे हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होता है? ये बहुत एक पतली बेल्ट, जो 12,000 मीटर, 12 किलोमीटर अगर हम अर्थ क्रस्ट से लें, जो ट्रोपोस्फेयर में जो वेस्टर्ली विंड आती है, जीरो से 14 किलोमीटर तक हमारा ट्रोपोस्फेयर करीब होता है। 12 किलोमीटर का जो हाइट है, वहां पर हवाएं चलती है, जिसे हम वेस्टर्ली विंड कहते हैं। और ये जो विंड होती है, इनकी स्पीड होती है वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर, मतलब समर में 184 हो जाती है ठंड में। और ये ट्रोपोस्फेयर ही है जहां पर सारे जलवायु वगैरह के परिवर्तन होते हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे जेट स्ट्रीम देखते हैं जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि जेट स्ट्रीम जो काफ़ी ऊपर पे चलती है, एक बहुत पतली बेल्ट है 12 किलोमीटर के करीब, तो यहाँ पर ये चलती हैं। ये कहें कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में समझ सकते हैं। और ये जो होती है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। ये आपका मेडिटेरेनियन है, ये मेडिटेरेनियन इलाका है। अब वहाँ पर जैसे हमने जो प्रेशर वगैरह के कॉन्सेप्ट देखे, वो वहाँ से कहाँ आ रही है, देखिए किस तरफ आ रही है। ये अपने साथ ये जो 12 किलोमीटर ऊपर जो एरिया है, वहाँ पर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं इसको। और ये मंथ जो होता है, ये शीत ऋतु के समय, अगर आप शीत ऋतु का समय देखें तो यहाँ पर शीत ऋतु के समय जो हमारे यहाँ बरसात होती है, वो इन्हीं के कारण होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। अच्छा, रबी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, रबी फसलों के लिए। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जैसी आती हैं हमारे सब कॉन्टिनेंट में, ये दो तरीके से आती है, दो इलाकों से आती है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट देखिए, तो ये वेस्ट से आती हैं और नॉर्थ वेस्ट से आती है। तो वेस्ट हो गया
और नॉर्थ वेस्ट हो गया विंटर मंथ्स में। और ये क्योंकि मेडिटेरेनियन सी से आती है और हिंदुस्तान में कैसे आती है, जो 12 किलोमीटर जो हवाएं चल रही हैं ऊपर, वो इन्हें लेके आती हैं। वे ये जेट स्ट्रीम जो मैंने आपको डिस्कशन किया वो लेके आती है। तो विंटर के समय इनकी स्पीड होती है 184 किलोमीटर प्रति घंटा, जब विंटर हमारे यहाँ चल रहा होता है। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, अब यहाँ पर भी तो साइक्लोन होते हैं इस जगह पे, तो बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन डेवलप होते हैं वो भी काफ़ी जलवायु परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर इंडियन ओशन में और बे ऑफ बंगाल ये होते हैं मानसून में भी, और साथ में अक्टूबर नवंबर के दरमियान भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। तो ये वेस्टर्ली फ्लो हो गया, जैसे मैंने आपको बताया। एक ईस्टर्ली फ्लो भी होता है, जैसे हमने वेस्टर्ली फ्लो किया वैसे ईस्टर्ली फ्लो भी होता है, जो ये साइक्लोन पैदा करता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। तो इसीलिए जब मॉनसून रिट्रीट कर रहा होता है तब हम बरसात देखते हैं दाईं तरफ, मतलब बे ऑफ बंगाल में, खासतौर पर नीचे तमिलनाडु की तरफ। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे कहते हैं कैरियोलिस फोर्स। तो कैरियोली फोर्स मतलब ये होता है एक ऐसा फोर्स, अर्थ रोटेशन के कारण ऐसा फोर्स डेवलप होता है, जो आपको फिगर से मैंने बताया था कि कैरियोलिस फोर्स ये होता है कि जो हमारी जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं वो जैसे ही अपना हेमिस्फेयर चेंज करती हैं वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देती हैं। इसको हम कहते हैं फेरेल्स लॉ। एक बार आप समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी इक्वेटर है, यहाँ पर आपकी जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं, ये जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं ये इनकी एक डायरेक्शन है, ये किसी भी एक डायरेक्शन में आ रही होती है, लेकिन क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है एक फोर्स लगता है इस पर। हम जानते हैं सेंट्रीपिटल होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है, ऐसी एक कैरियोलिस फोर्स आइडेंटिफाई किया गया है यहाँ पे। ये जो कैरियोलिस फोर्स है वो करता क्या है कि जैसे ही ये अपना हेमिस्फेयर चेंज करेंगी, गोलार्ध चेंज करेंगी, नदन से सदन में जाएंगी या सदन से नदन में जाएंगी, तो ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देती। ये सारे फोर्सेस को कंबाइन करके हम कोरियालिस फोर्स कहते हैं, फेरेल्स लॉ। अच्छा, ये जो फेरेल्स लॉ है, इसी कारण से अब देखिए ये हवा कहाँ से आ रही है, यहाँ नीचे की तरफ से आ रही है। मैंने कहा था 8 डिग्री पे हम लोग हैं, जैसी जीरो पे आ गई, जीरो से आगे बढ़ी, इन्होंने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। इसको सीधा पड़ जाना चाहिए था, लेकिन ये इन्होंने दाहिना हाथ ले लिया, मतलब दाहिना डायरेक्शन ले लिया हमारी तरफ की तरफ। तो जो मैंने जैसे बताया, हमारी जो कंडीशंस है थोड़ी यूनिक है। समर में क्या होता है, जब जैसे हिमालयस के बारे में मैंने आपको बताया कि वो रोकती है साइबेरियन हवाओं को, तो समर में क्या होता है गर्मी के समय कि यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। एक तो इंटीरियर एशिया में और नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया में, इंडिया में हाई प्रेशर नॉर्थ में है हिमालय के, तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती हैं हवाएं। मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम से भी बताऊंगा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए अभी कि होता यह है कि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आप जा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि हवाएं जब इस तरीके से डायरेक्शन में मूव करती हैं, तो जब सदर्न आप पोर्शन में आएंगे तो साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में ये इक्वेटर क्रॉस करती है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर बढ़ती हैं, वो हिंदुस्तान में जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है उसकी तरफ ये घूम जाती है कैरियोलिस लॉ के कारण। इसी को हम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहते हैं। यही हमारी साउथ वेस्ट, ये जो मैंने लाइन बताई है, ये इसका डिस्कशन मैं अभी आपको बता रहा था कि ये आगे बढ़ती हैं, लेकिन लो प्रेशर का एरिया देखते ही ये दाईं की तरफ घूम जाती हैं। कैरियोलिस लॉ भी इसमें, कोरियोलिस फोर्स भी इसमें लगता है। अब ये जो आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही है? गर्मी का समय है और जो हमारा ओशन है, समुद्र है, वो तो गर्म है, तो बहुत सारा भाप बन के उठ रहा होता है। तो हवा जो है पानी लेके आती है, इस भाप को लेके आती है, और फिर जैसी वो ज़मीन की तरफ आती है वहाँ से बाहर वो पानी गिराती हैं। ऊपर जेट स्ट्रीम का हिसाब किताब चल रहा होता है एक हाइट पे। यहाँ पर जो लैटिट्यूड अगर आप देखें इसका 27 डिग्री से 30 डिग्री, तो जेट स्ट्रीम को लोकेट किया गया है 27 डिग्री और 30 डिग्री पे। ये इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, मतलब लैटिट्यूड भी हमें पता है 27 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड। और ये कहाँ है? हमारा जो अगर अर्थ देखें तो उसके सर पे है, क्योंकि 8 डिग्री तो हम शुरू होते हैं और 38 तक पहुँचते हैं, तो 27 से 30 के बीच में यहाँ पर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? जेट स्ट्रीम, ये जो इलाका मैं आपको बता रहा हूँ।
वेस्टर्ली विंड्स के कारण हो रहा होता है। वेस्टर्ली विंड नहीं कहेंगे इसको, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहेंगे, जो इधर से जो मेडिटेरियन की तरफ से आ रही है। अब ये जो सब ट्रॉपिकल जो मैंने बताया आपको, ये जो नॉर्थ के मतलब जो हमारा सर है, हिंदुस्तान को जो सर्क है, यानी कि नॉर्थ हिमालय के वहां से घूमती हैं, उस तरफ जाती हैं ये, क्योंकि ITCZ चेंज हो रहा है, सनरेज चेंज हो रही है, सब समय के साथ चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पर एक ईस्टर्ली जेट आता है उस तरफ से, ये तो वेस्टर्ली जेट बताया, एक ईस्टर्ली जेट भी आता है। और जो ईस्टर्ली जेट है, जिसे सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट जो स्ट्रीम है, वो कहाँ होता है? वो होता है 14 डिग्री नॉर्थ पे। इसका क्या लैटिट्यूड है? 14 डिग्री। तो 14 डिग्री कहाँ हुआ? हम लोग करीब 8 और 38 के बीच में है, तो 14 डिग्री आप समझ सकते हैं जो दाएं हाथ से चला आ रहा है, जो दाएं हाथ से चला आ रहा है। तो आपको फिर से मैं बताता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेस्टर्नल जो पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्नल साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, ये होता है विंटर मंथ में, ठंड के समय होता है, शीत ऋतु के समय होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो मेडिटेरियन रीजन है वहाँ से हवाएं चलती हैं, लेकिन वो चलती हैं बहुत ऊपर, बहुत ऊपर। और उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ में आप देखेंगे कि नवंबर के समय, अक्टूबर के समय जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, इसका मतलब मानसून के समय, जो एक तो अक्टूबर नवंबर के समय भी है, जो ईस्टर्ली फ्लो भी हो रहा है, यानी 2 जगह पे हो रही है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह हो रहा है, दूसरी जगह भी हो रहा है। इस कारण से आपको कई जगह पे, अलग अलग जगह पे हिंदुस्तान में बरसात मिलेगी। तो मॉनसून है क्या? मॉनसून है सीजनल विंड। ये अपनी डायरेक्शन जो होती है सीजन के हिसाब से चेंज करती है। क्लाइमेट इंडिया का वो मॉनसून से ही गाइड होता है। तो कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करता है इंडियन मॉनसून को? कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म है? पहला ये है डिफरेंशियल हीटिंग और कूलिंग। कहीं गर्म है, कहीं ठंडा है। अब जहां पर ठंड गर्म हो जाएगी वहां लो और हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हम एक लैंड एरिया है, एक लैंड एरिया, अब इसको देखिएगा, ये टिबेटियन प्लेट्यू है, यहाँ से यहाँ पर हीट अप हो जाता है, अच्छा खासा गर्म हो जाता है। अब ये जब हीट होता है काफ़ी, और शुरुआत में होता है क्योंकि ये प्लेट्यू है, पठार है, तो उसको ठंडा होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन जो सी एरिया होता है, ज़मीन का एरिया तो ठीक है, जो सी का एरिया होता है वो काफ़ी समय गर्म होने में लगता है, लेकिन उसको ठंडा होने में भी बहुत समय लगता है, पानी का एरिया जो होता है। तो इसका मतलब डिफरेंशियल हीटिंग हो गई, एक जगह टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, एक जगह टेम्परेचर कम हो गया। तो जब टेम्परेचर कम और ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब अब प्रेशर भी चेंज होगा। इसका मतलब एक डिफरेंस हो गया टेम्परेचर के बीच में। और ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ, और भी एस्पेक्ट्स है इसमें, तो हवा जो है वो उस तरफ मूव करती जाएगी। इसी तरीके से मानसून कुछ नहीं है, मानसून आपका हवाएं हैं जो एक डायरेक्शन से दूसरे जगह चल रही है। जो हमने एक लेंथ में बात की, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये गंगा प्लेन में, यहाँ पर जब समर्स होता है, जब गर्मी होती है हमारे यहाँ, तो गंगा प्लेन के ऊपर ITCZ आता है। हिंदुस्तान में समर के समय, गर्मी के समय ITCZ जो होता है वो हमारे गंगा के जो प्लेन है वहाँ पर होता है, इस जगह पे। तो जब ये यहाँ पर आता है, ये ऐसी जगह है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा गर्मी एक्सपीरियंस करते हैं मोस्टली, क्योंकि ITCZ यहाँ पर है तो सनराइज यहाँ डायरेक्टली पड़ रही है। ये इलाका हो गया गर्म। अब क्योंकि ये गर्म हो गया तो एक डिफरेंशियल टेम्परेचर हो गया, जहाँ गर्म होगा और ये जो पानी का एरिया है वहाँ पर हो जाएगा टेम्परेचर का डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। अब जो अच्छा, एक नीचे भी आई है, यहाँ पर मेडागास्कर पे आई है, जो अफ्रीका है वहाँ पर मेडागास्कर, यहाँ पर भी एक प्रेशर एरिया जनरेट हो रहा है। इस रीजन में बता रहा हूँ, ये मेडागास्कर यहाँ पर दिख रहे हैं आप, ये करीबन ये है 20 डिग्री, लेकिन ये 20 डिग्री साउथ है, 20 डिग्री यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर एरिया। ये बन गया मेडागास्कर के 20 डिग्री पे, आपके इंडियन ओशन पे, ये इंडियन मानसून को ये भी इफेक्ट करता है। आप इसको दूरी से मत नापिए, क्योंकि ये एक ग्लोबल फिनोमेना बता रहा हूँ मैं। ITCZ वहाँ पर है, हीटेड है, वहाँ पर हाई प्रेशर मेडागास्कर का एरिया में भी बन रहा है। तब क्या होगा, ये जो है लो प्रेशर का एरिया बन जाएगा। जो हमारा समर वाला एरिया है वो हाई प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा जाएगी,
तो ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो वेस्टर्ली विंड आ रही होती है ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देगी। इसका मतलब ये जो वेस्टर्ली नहीं, ये ट्रेड विंड्स है, ये जो ट्रेड विंड्स आ रही हैं ये अपनी, क्योंकि आपने देख लिया हाई प्रेशर से जैसे ही ये अपना इक्वेटर पे जाएंगी और कैरियोलिस फोर्स से ये दाएं मुड़ जाएंगी, ये राइट चली जाएंगी और राइट मुड़ेंगी और उसके बाद ये लो प्रेशर पे चले जाएंगी। और लो प्रेशर का जो टिबेटियन प्लेट्यू हो गया और अपना जो एक एरिया बन गया जो इस हवा को मुड़ने में एक तरीके से बाध्य कर देता है। उसके ऊपर देखिए ये जो लाइन देख रहे हैं ये वेस्टर्ली जेट्स आ रहे हैं, ये 12 किलोमीटर ऊपर जो चल रहे हैं वो जो नॉर्थ ऑफ हिमालय है वो ऊपर वाली देख रहे हैं। और इसके अलावा एक ईस्टर्ली जेट्स भी आ रही हैं जो मैंने आपको बताया था कि 14 डिग्री पे आ रही हैं ईस्टर्ली, ये समर में ये वाली ईस्टर्ली जेट है। ये जो लाइन मैं बता रहा हूँ ये ईस्टर्ली जेट है, ये ईस्टर्ली जेट्स है जो इंडियन पेनिसुला पे आ रही है। तो दो अलग अलग समय पे दो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर हमारी जो हवाएं हैं ये जो आ रही हैं, और क्योंकि ये हाई प्रेशर बना लो प्रेशर बना, और साथ में ये देखिए कि जब ये मुड़ी कहाँ का, अब जब वो अपनी तो जगह बनाएगी तो वो केरला के साइड से भी के आगे से भी जाती है और फिर ये इधर से भी जाती हैं, मतलब तमिलनाडु की तरफ से भी होके जाती है, लेकिन तमिलनाडु में बरसात नहीं करती अभी। तो जो ड्यूरेशन है माउंटेन का, हमारे मानसून का, वो 100 से लेकर 120 दिन का होता है। हमारे मानसून का जो टाइम होता है 1 जून से नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है और मिड सितंबर तक जाता है, 100 से 120 दिन तक होता है। जैसी मानसून आता है हमारी जो बरसात है वो एकदम तेज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, और ये काफ़ी दिनों तक बरसात होती रहती है और यहीं पे सारा पानी हमको मिलता है हिंदुस्तान को, यही जगह। ये आपको बताऊँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर है तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून आ रहा होता है ये साउथ वेस्ट हो गया, ये हिंदुस्तान में पहुंचता है, हमारी ज़मीन पे पहुंचता है और उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त बर्स्ट हो जाता है, ज़बरदस्त बरसात होती है। 2 डायरेक्शन में आता है, एक ये डायरेक्शन हो गया जो अरेबियन की तरफ से एंटर करता है और दूसरा डायरेक्शन जो है वो बे ऑफ बंगाल के थ्रू एंटर करता है। तो आप इसमें देखेंगे कि ये चेन्नई वाले जो कोरोमंडल तट है उसको नहीं टच कर रहा, ये सीधा बे ऑफ बंगाल की तरफ चला गया। तो फिर ये आगे 10 दिन बाद, जैसे 1 जून को ये केरला पहुंचा, 10 जून को ये मुंबई पहुंच जाता है। अब दूसरी जो ब्रांच है वो भी बे ऑफ बंगाल पे जा रही है। तो ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये जो इलाका है यहाँ पर भी 1 जून में पहुंच जाता है, ये पहुंच गया। अब जब वापिस आता है ये, क्योंकि जाएगा तो वापस भी आएगा, क्योंकि अब प्रेशर कंडीशन चेंज हो गई समय के साथ प्रेशर के। तो जब अर्ली सितंबर देखेंगे और बाय मिड अक्टूबर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से ये बाहर निकल जाता है। जो हमारा जो नदर्न हाफ है, जो हमारा पेनिनसुला यहाँ से मिड अक्टूबर के करीबन ये पूरी तरीके से निकल जाता है और दिसंबर तक ये बिल्कुल बाहर हो जाता है। तो हम जो बात कर रहे थे कि जो हमारे अलग अलग रीजन है, 20 डिग्री और नॉर्थ से लेकर 20 डिग्री साउथ, यहाँ इसके बीच में इक्वेटर है, और जो मैकेनिज्म मैंने आपको समझाया, एक डिफरेंशियल हीटिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है, ITCZ भी चेंज हो रहा है, और उसके बाद हाई प्रेशर बन रहा है मेडागास्कर एरिया में भी। मेडागास्कर में भी एक हाई प्रेशर एरिया बन रहा है जो तकरीबन 20 डिग्री पे है, 20 डिग्री साउथ पे, और हाई प्रेशर बन रहा है टिबेटियन प्लेट्यू पे, तिब्बत का जो पठार है वहाँ पर वहाँ लो प्रेशर बन रहा है, क्योंकि समर है, गर्म बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, लेकिन उसको जगह मिल रही है कहाँ से। और उसके ऊपर देखिए वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी चल रही है जो हिमालय के ऊपर से आ रही हैं, वो 12 किलोमीटर के ऊपर है, और यहाँ से दाएं हाथ से आपकी 14 डिग्री पे ईस्टर्ली जेट आ रही हैं, वो इधर से आ रही हैं दाएं हाथ से। तो ये सारी कार्रवाई यहाँ पर चल रही होती है। फिर से थोड़ा सा एक ITCZ पे आपको ले जाना चाहूँगा। जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है ITCZ, ये एक ऐसा प्रेशर, लो प्रेशर का एरिया है जो इक्वेटोरियल लैटिट्यूड पे, मतलब जो हमारी विषुवत वृत्त है उसके आसपास होती है, और यहाँ पर ये हमेशा इक्वेटर के पैरेलल रहती है, लेकिन ऊपर नीचे होती रहती है। ये जैसे सन का मूवमेंट चेंज होगा या अर्थ का मूवमेंट चेंज होगा उस हिसाब से ऊपर नीचे जाती रहती है। एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा जो इसमें समझने की ज़रूरत है, वो ये है एल नीनो। ये एल नीनो क्या होता है? ये एल नीनो आप देखें,
जब हमको यहाँ से एक शुरुआत करनी पड़ेगी। एक पीरियोडिक चेंज हो रहा है किस में? ओशंस में। ओशन में जिसे हम कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन हो रहा है। प्रेशर में डिफरेंस हो रहा है तहीती, इसका अलग एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। तो ये तहीती एक जगह इलाका है, वहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस है। और डार्विन जो नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है, ठीक, ये दो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मैंने आपको बताया, एक ताहिती और डार्विन, इनके बीच में एक प्रेशर का डिफरेंस बनता है। और फिर उसके बाद अगर ये जो डिफरेंस है प्रेशर का नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मॉनसून है वो लेट होगा, या कहेंगे बिल्कुल मीडियोकर होगा, एवरेज होगा। अब इस जो सदर्न ऑसिलेशन है उसके साथ एक और इफेक्ट एल नीनो इफेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये होता है जब एक वार्म करंट है, इसका एक बेसिकली फिनोमेना है, इसमें जो वार्म ओशन करंट है वो पेरुवियन कोस्ट पे आती है। वार्म ओशन करंट, पेरू की बात कर रहे हैं। इन फेस ऑफ कोल्ड पेरुवियन करंट हर 2-5 साल में ये हर एक समय पे चेंज होती है, यानी प्रेशर कंडीशन चेंज होती है। क्योंकि कोल्ड की जगह मतलब वार्म, कोल्ड की जगह वार्म, तो 2 से 5 साल में ये अपनी जगह चेंज करती है, या अपनी ये कहें प्रेशर कंडीशन चेंज करती है। तो आपको मैं बताऊं, ये आपको मान लीजिए 2 से 5 साल में एल नीनो कंडीशन ये होती है कि 2 से 5 साल में जो वार्म ओशन करंट है, गर्म जो ओशन करंट्स है, जो ये कोल्ड ओशन करंट यहां पर आ जाती है 2 से 5 साल में, वार्म की जगह कोल्ड आ जाती है। तो ये जो चेंज हो रहा है इसी को हम एल नीनो कहते हैं। ये केवल सदर्न ऑसिलेशन जो SO है उसके कारण से हो रहा है, क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहे हैं। आपने देखा कितने सारे फिनोमेना, एक मानसून, हमारे हिंदुस्तान में मानसून के लिए कितने सारे फिनोमेना हो रहे हैं। तो ये तरीका है कि कैसे आपका मानसून आता है। 100 से लेकर 120 दिन तक हमको बरसात मिलती है ठीक ठाक, और एक ज़बरदस्त बरसात होती है, बर्स्ट कहते हैं, BURST। इसको जब जैसे ही ये मानसून आता है तो अच्छे खासी बरसात शुरू हो जाती है। ये केरल है, 1 जून में केरल को पहुंच जाता है, मलाबार तट कहते हैं इसको। और अब ये देखें, कोरोमंडल के बारे में बात करूंगा, यहाँ पर बरसात नहीं होती है। यहाँ पर एंटरिंग वाले से नहीं होता है। 5 जून पे यहाँ पहुँचता है, 10 जून तक मुंबई पहुँच जाता है। अब 1 जून में वो दाएं हाथ पे जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के नीचे वाला पोर्शन है, बांग्लादेश का जो सुंदरबन इलाका का है, डेल्टा, वहाँ तक पहुँचता है। और थोड़ा सा ऊपर तक आप चले जाइए यहाँ तक, तो फिर धीरे धीरे चेरापूंजी और यहाँ पर मौसिन राम के बारे में मैं बात करूँगा। मौसिन राम, वहाँ पर बरसात होती है। तो ये धाराएं आप जो देख रही हैं, ये सारी वो डेट्स बता रहे हैं कब कहाँ पहुँचता है। अब सीज़न पे आते हैं। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 4 मेन सीज़न होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, 4 हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक कोल्ड, ठंड का जो समय होता है, एक गर्मी का समय होता है, हॉट वेदर सीजन हो गया। इसके बाद एक मानसून के आने का समय होता है, एडवांसिंग मानसून कहते हैं। फिर मानसून वापस जा रहा होता है, जिसे हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। तो ठंडा समय क्या होता है? विंटर, जिसे हम कहते हैं शीत ऋतु। जैसे आप बताएं कि ये जो मानसून विंड्स जो है, ये मानसून विंड्स ये पहुंचती हैं। जब ये पहुंचती हैं तो यहाँ पर एक घाट है, इसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं। तो जितनी भी जो बहुत सारा पानी वेस्टर्न घाट के बाएं हाथ पे जहाँ पर आ रहा है, मानसून विंड्स आ रही है, वहाँ पर बरसात हो जाती है। लेकिन वेस्टर्न घाट के दाएं तरफ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माउंटेन्स है, ये वेस्टर्न घाट्स है, हाइट इसकी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको वेस्टर्न घाट के जिस दाएं तरफ जो इलाका है, वहाँ आपको बरसात नहीं मिल पाती उस इलाके में। तो इसलिए बरसात हर जगह एक जैसी नहीं होती। अगर आप कहें कि आ गया हर जगह एक साथ बरसात कर दे, अब सौराष्ट्र में देखिएगा, सौराष्ट्र इलाका, यहाँ पर काफ़ी बरसात होती है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है? अरावली रेंज है, क्योंकि ये पैरेलल है। ये जो माउंट आबू और ये जो इलाके हैं, जैसी अरावली रेंज है, तो क्योंकि ये पैरेलल है, हवा के डायरेक्शन के पैरेलल है, यहाँ पर पैरेलल है, तो यहाँ पर ये आगे बढ़ जाती हैं, ये रुकती नहीं है। जैसे वेस्टर्न घाट में रुक गई और बरसात हुई, फिर वो आगे जाती हैं, वहाँ बरसात करती है, और फिर आगे जाके और वो स्नो बनाती हैं, स्नो की बरसात होती है। जो बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ रही है, वो आगे जाके अंदर घुसती हैं, ये जो डायरेक्शन के अंदर, वो अंदर घुसती हैं जो नदर्न प्लेन्स है, और वहाँ तक जब तक वो वहाँ आती हैं,
थार डेजर्ट तक आती हैं, क्योंकि जो अरावली के ऊपर वाली की हवा निकल गई वो बरसात नहीं कर पाती है। ये जो दाएं हाथ से घुस रहा है वहाँ पर जाके बरसात होगी, लेकिन क्योंकि जब तक वो पहुँचती है दाएं हाथ से, वहाँ बरसात नहीं हो पाती उतनी, ठीक, इतनी ज़्यादा बरसात नहीं मिल पाती, क्योंकि जब तक हवाएं वहाँ तक पहुँचती है पानी इन्होंने बहुत काफ़ी गिरा दिया हो जाता है। अब जैसे अब मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, खासी, जैंतिया और माउंटेन्स हैं यहाँ पर अच्छी खासी बरसात हो रही है। 400 सेंटीमीटर से ऊपर बरसात होती है यहाँ पे, अच्छी खासी बरसात होती है। और एक साल की बात कर रहा हूँ मैं, ख़ासतौर पे ये जो इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ मानसून का जो समय होता है, क्योंकि वहाँ पर भी देखिए मानसून के लिए सारी जब फेवरेबल कंडीशन है। अब मानसून को वापस आना है, जब मानसून वापस आती है तो ये जो हवाएं हैं वो इस तरीके से आती है, जो इसका प्रेशर कंडीशन जो बनी ये ऐसे मुड़ के वापस आती हैं। जब वापस आ रही होती है तो जब वापस पहुँच, विंटर सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, ठंड के समय की, तो जब ये वापस आ रही होती हैं तो यहाँ पर जब वापस आ रही होती है और किसके ऊपर से आ रही हैं, ये क्योंकि बे ऑफ बंगाल है ना तो ओशन के ऊपर से आ रही हैं, ये आती हैं टकराती हैं अपने विंटर सीजन पे इस इलाके में कोरोमंडल तट पे। यहाँ पर आपका जो कोरोमंडल रीजन है, तमिलनाडु के कई पार्ट है, वहाँ पर ये बरसात करती है विंटर सीजन में, ये आपको समझना ज़रूरी है। हम बात कर रहे थे जो कोल्ड वेजन सीजन है, ठंडा जो समय है, ये शुरू होता है मिड नवंबर से और फरवरी तक रहता है। जो सबसे ठंडा मंथ होते हैं वो दिसंबर और जनवरी होते हैं, अगर आप नदर्न यूपी वगैरह के इलाके की बात करें। गर्मी की बात करें तो यहाँ पर मार्च और मई के बीच होता है, गर्मी का समय होता है, और टेम्परेचर कई कई जगह पे वो 48 डिग्री तक पहुँच जाता है, मतलब 48 बहुत गर्म होता है, 48 डिग्री तक टेम्परेचर ये पहुँच जाता है। अब ये पेनिनसुला रीजन पे आइए, थोड़ा नीचे की तरफ आइए, नर्मदा के नीचे, तो पेनिनसुला रीजन जो है ये टेम्परेचर थोड़ा कम ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर ओशन थोड़ा पास में है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और एकदम करीब भी नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर उतना 48 डिग्री तक नहीं पहुँच पाता है। तो कोल्ड सीज़न की मैं बात कर रहा था, तो अगर आप ऐसी जगह चले जाएं कोस्टल एरिया पे तो वहाँ पर आपको मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा, डायरनल टेम्परेचर सेम मिलेगा। अगर आप कोल्ड वेदर सीज़न में नदर्न प्लेन में चले जाएं तो वहाँ पर आपको कॉन्टिनेंटल जिसे हम इलाका कहते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि दिन आपके कोल्ड में भी दिन में धूप निकलती है तो गर्म दिखाई देगा, रात काफ़ी ठंडी हो जाती है यहाँ पे। तो ये जो इलाके जो है आपके, यहाँ पर फ्रॉस्ट भी मिल जाते हैं, जिसे हम तुषारापात हो जाता है, पाला पड़ जाता है। थोड़ा और ऊपर जाइएगा आप, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर आपको बर्फ़ मिलेगी, बर्फ़ गिर जाती है, इसलिए आप मसूरी, शिमला वगैरह में बर्फ़ देखते हैं। अब यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं इस सीज़न में, जिसकी सीज़न की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर रेनफॉल कब हो रही है इस जगह पे कोरोमंडल रीजन में, मैंने कहा ना आपको तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु में जो रिटर्न वाली बात है वो यहाँ पर सी के ऊपर से आ रही हैं, पानी ले लेती हैं और वो लैंड पे आ रही हैं, लैंड में टकरा रही हैं, लैंड में आ रही हैं, पानी लेके आ रही हैं। इसलिए तमिलनाडु रीजन जो है वो बरसात जो उसको मिलती है वो किस समय मिलती है, विंटर सीजन में, ठंडे समय में मिलती है। जो नदर्न पार्ट है हमारा, ये जो इलाका है, यहाँ पर एक फीबल हाई प्रेशर रीजन बनता है, और यहाँ पर क्योंकि थोड़ी रिलीफ है, हाइट है यहाँ पर गंगा वैली, नॉर्थ वेस्ट में आप देखें तो यहाँ पर वेदर जो होगा एक क्लियर स्काई होगा, टेम्परेचर लो होगा और ह्यूमिडिटी भी कम होगी, और फीबल मतलब हल्की हवाएं चलेंगी, हल्की हवाएं चलेंगी। ये आप अगर आप नॉर्दर्न बेल्ट में रहते हैं तो आप समझ पाएंगे कि ठंड कैसे हो रही है वहाँ पे। अब जो साइक्लिक, मैंने जो बताया था आपको कि जो साइक्लिक पश्चिमी विक्षोभ वगैरह की बात मैं कर रहा था, तो वहाँ से जब लोशर प्रेशर जो सिस्टम हो रहा है मेडिटेरेनियन सी से, वहाँ से, और वो जो है अब वहाँ से वेस्टर्ली फ्लो जेट स्ट्रीम इसको लेके आती है। तो यहाँ पर जो हमारा इलाका है जहाँ पर वाकई में बरसात की ज़रूरत है विंटर सीज़न में यहाँ पर आपको एक ये तो स्नोफॉल कराती है माउंटेन रीजन में, और बाकी ये जो इलाके हैं ड्राई एरियाज़ वहाँ पर बरसात करती है। अगर विंटर रेनफॉल देखें, अगर लोकली मैं इसकी बताऊँ तो इसको हम कहते हैं महावत, इसको टोटल अमाउंट जो विंटर सीजन में बरसात होती है महावत कहते हैं, और ख़ास तौर पे जो रबी की फसल है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम हॉट सीज़न की बारे में बात करें, अब गर्म सीज़न हो गया,
तो ये यहाँ पर टेम्परेचर अब बढ़ने लगा, तो यहाँ पर क्या होगा, मानसून तो आ रहा है, वो हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगली जो बात मैं बताऊं कि जो सेकंड सीजन हो गया, अगर हम यहाँ पर देखें कि जो टेम्परेचर है मार्च में वो बहुत अच्छा खासा पहुँच जाता है, कहीं मार्च में 38 तक पहुँच जाता है। और अगर आप अप्रैल की बात करें तो गुजरात मध्य प्रदेश में आपको 42 तक मिलेगा, जिसे गर्मी होती है, गर्मी बहुत अच्छी खासी। मई में आप जाएंगे तो वो 45 डिग्री तक पहुँच सकता है, 45 डिग्री। तो नॉर्दर्न वेस्ट जो पार्ट है वहाँ पर आपको इतना अच्छा मिलेगा, लेकिन पेनिनसुलर रीजन में जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा ओशंस है वो थोड़ा सा संभाल लेते हैं, तो इस तरीके की टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है। जो गर्मी के मंथ है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ पर एयर प्रेशर कम होता है, और क्योंकि जैसे मई के एंड तक पहुँचते हैं यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो थार डेजर्ट है नॉर्थ वेस्ट में और पटना तक, और छोटा नागपुर का जो पठार है ईस्ट और साउथ ईस्ट, यहाँ पर क्या होता है, हवा घूमने लगती है, हवा जो है वो घूमने लगती है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट जो सिचुएशन है वो है लू, गरम हवाएं बहुत तेज़, बहुत ड्राई होती हैं ये, और ये नदर्न पार्ट और नदर्न वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में चलती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि ये इवनिंग टाइम में भी चलती रहती है, मतलब दिन में भी तो चल रही हैं, रात में भी चल रही है। अगर आप इससे डायरेक्टली अगर आपको लग गई तो कहते हैं कि लू लग जाएगी, है ना, तो ह्यूमिडिटी आपके बदन से निकाल देगी और इस कारण से आपको लू लग जाती है। और भी आपके डस्ट स्टॉर्म चलते हैं, मतलब धूलबंदी आदि चलती है इवनिंग के समय में, हल्की बरसात हो सकती है, हल्का ब्रीज चल सकती है। ये जो बहुत तेज़ विंड जो चल रही है, और कभी कभी हल्का हल्का पानी चल रहा होता है, कभी कभी इसमें हेल भी पड़ जाता है। आप देखते हैं कि इसमें मोटे मोटे आपको ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ गिर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ओले पड़ गए। तो ये जो वेस्ट बंगाल है, ये जो स्टॉर्म आ रहे हैं इसको कहते हैं काल बैसाखी। और जैसे ही ये समर सीज़न ख़त्म हो रहा होता है, या कहें उसके एंड में आप पहुंच रहे हैं, प्री मानसून शावर्स जब केरला और कर्नाटका में आते हैं, और यहाँ पर जो मैंगो है केरला कर्नाटका में मैंगो पकने शुरू होते हैं, इसे मैंगो शावर कहते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस काफ़ी हम कर चुके हैं। जो अर्ली जून है, यहाँ पर ट्रीन विंड जो है सदर्न हेमिस्फीयर के, वो नदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, क्योंकि लो प्रेशर एरिया हो, इसके बारे में काफ़ी हम चर्चा कर चुके हैं कि क्या इसकी सारी जानकारी हम ले चुके हैं। लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चीज़ें जा रही है। जो गंगा वैली में जो बरसात हो रही है वो ईस्ट टू वेस्ट कम होता है, ईस्ट टू वेस्ट कम होता है, ईस्ट में ज़्यादा होता है, आगे बढ़ते पहुँचते कम हो जाता है। राजस्थान और जो गुजरात पार्ट है, जैसे मैंने कहा स्कैंटी, बहुत कम रेनफॉल मिलते हैं, जब तक पानी पहुँचता है, जब तक हवा पहुँचती है पानी कम हो जाता है। इसके अलावा जो रिट्रीटिंग या पोस्ट मानसून है वो क्या होता है, क्योंकि अब यहाँ पर चीज़ें वापस आ रही हैं, तो जो सन है वो आपका अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूँ मैं, अब वापस आ रहा है। जो पानी जो हो रहा है, अब ये देखिए मानसून जिसे कहते हैं वीक होने लगता है, राइट। तो नवंबर की बात अगर करें तो यहाँ पर लो प्रेशर कंडीशन है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, वो ट्रांसफ़र हो जाती है बे ऑफ बंगाल, जो साइक्लोनिक डिप्रेशन बनाता है। जो मैंने आपको कहा, ये जो ईस्टर्ली जो चीज़ आ रही है वो भी इसको चक्रवात बनते हैं। यहाँ पे ये जो चक्रवात बनते हैं, आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहे हैं। तो ईस्टर्ली जेट विंड्स आ रही है। इसके अलावा जो लोअर प्रेशर कंडीशन बन रहे हैं, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, यहाँ पर आपको फिर इसके कारण से साइक्लोनिक डिप्रेशंस बनते हैं, जिसके कारण आपके जो लौटती हुई जो मानसून है वो इस इलाके में आप देखें बरसात मिलती है। ये रिट्रीटिंग मानसून से मिलते हैं, ठीक। उड़ीसा हो गया और कोलकाता और इस बांग्लादेश में भी कई ऐसा एरिया है जहाँ आपको रिट्रीटिंग मानसून में, तो थोड़ा और बता देता हूँ इसको। तो मानसून जो है अब बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो साउथ वेस्ट एयर हवाएं जो है, या ये कहें कि ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो साउथ वेस्ट तो कहाँ से चले आ रही है, ये साउथ वेस्ट की तरफ से चली आ रही है। ये जो विंड्स है वो आ रही हैं, एंटर कर रही हैं और हमारे रीजन में एंटर कर रही हैं, और जैसे ये आती हैं इनके पास अच्छा वार्म मोशन से आ रही हैं, अच्छा खासा पानी है, तो वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। लो प्रेशर हमारे तरफ बन रहा है, जैसे हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया।
उसके बाद क्या होता है कि वार्म ओशन है, जैसे मैंने बताया इनके पास काफ़ी पानी लेके आती हैं ये, और वेलोसिटी इनकी हो सकती है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक एक्सेप्शन है इसमें, नॉर्थ वेस्ट, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है यहाँ पर वेदर चेंज हो जाता है। जो वेस्टर्न घाट्स है, जैसे मैंने बताया कि वेस्टर्न घाट के लेफ्ट हैंड साइड 250 सेंटीमीटर तक बरसात हो जाती है, अच्छी खासी माउंटेन या बरसात हो जाती है, मतलब 250 सेंटीमीटर अच्छी खासा पानी है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वेस्टर्न घाट चीज़ें हैं। लेकिन जब आप इधर की तरफ जाएं, दाएं की तरफ जाएं, वो रेन शेड एरिया हो जाते हैं, क्योंकि वो वेस्टर्न घाट के दाएं साइड में आते हैं। तो मैक्सिमम कहाँ बरसात होती है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसको कहते हैं मौसिन राम। मौसिन राम नाम आपको याद रखना पड़ेगा कि जो खासी हिल्स हैं वहाँ सबसे ज़्यादा बरसात होती है मौसिन राम में। पहले ये चेरापूंजी था इलाका, लेकिन अब ये मौसिन राम हो गया है। और गंगा वैली में जैसे मैंने बताया आपको, ईस्ट टू वेस्ट ये कम होने लगता है। राजस्थान और गुजरात में बहुत कम आपको बरसात मिलेगी। एक और इसमें कॉन्सेप्ट है, वो है ब्रेक इन द वेक फॉल। अब आप ये सोचेंगे कि भाई जब, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर जगह तो बरसात होनी चाहिए ना, हर समय। अच्छा, मानसून 100-120 दिन तक पूरा बरसात होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ हो रही होती है यहाँ पे। ईस्टर्ली जेट्स है, और प्रेशर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इस कारण से हर जगह एक जैसी बरसात नहीं होती। जो मानसून का सेंटर है वो चेंज होता है। जब हर जगह पे जाता है तो वहाँ उसको कुछ ना कुछ वेस्टर्ली या ईस्टर्ली चीज़ें इसमें ऐड कर रही होती है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि जब पानी, मतलब जब मानसून आ रहा होता है तो उसको हर जगह बरसात हमेशा करनी चाहिए 100 और 120 दिन में। तो कभी वो बारिश करता है, कभी वो नहीं करता है मानसून। कभी बरसात, कहीं इतनी ज़्यादा बरसात हो जाती है कि फ्लड हो जाएगी। कई ऐसी जगह है जहाँ पर बरसात नहीं होगी, वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। तो दोनों ही कंडीशन हमारे पास मानसून में। ये मत समझिए आपकी कि मानसून जो है वो रेन फॉरएवर करेगा, हमेशा बरसात होती रहेगी। वो ब्रेक होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। बरसात रुक रुक के होती है। अब ये रिट्रीटिंग मानसून का ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पीछे आने लगता है, 1 सितंबर हो गया, 15 सितंबर यहाँ पहुँच गया, और आखिर में जो 1 दिसंबर, मतलब दिसंबर तक ये नॉर्मली देश छोड़ देता है। मानसून देश छोड़ देता है। तो ये 2 डायरेक्शन है जिससे ये छोड़ देता है, अलग अलग डायरेक्शन से पानी चीज़ें निकल जाती है। एक जैसे मैं बता रहा हूँ, जो अलग अलग अनसर्टेनिटी होती है। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा एक जगह बरसात हो रही है तो हमेशा बरसात मिलेगी। कभी होती है, कभी नहीं होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। तो इसीलिए आप रिट्रीटिंग अगर मानसून की बात करें, जिसे ट्रांजिशन सीजन कहते हैं, मानसून के बाद या मानसून के जस्ट उस समय, तो वहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर अब चीज़ें, प्रेशर का एरिया चेंज हो गया। लो प्रेशर का, ये जो लो प्रेशर एरिया हमारा था वो वीक हो गया, तो अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इसका, जिसके कारण हवाएं आई थी वो वापस जाने लगी। तो यहाँ पर ये अक्टूबर नवंबर का जो पीरियड होता है वो ट्रांजिशन का होता है। तो हॉट रेनी सीजन से ये ड्राई विंटर कंडीशन में पहुँचता है। ये जो मानसून पीछे जा रहा होता है, तो आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, और जो आपकी जो उसकी स्काइज है वो क्लियर हो जाएंगी। मौसिन राम के बारे में बात कर रहा था मैं यहाँ पर स्टैलेग्माइट और स्टैलेसाइट केव्स भी हैं। मौसिन राम केवल बरसात के लिए फेमस नहीं है। जो दिन के टेम्परेचर होते हैं वो हाई होते हैं, नाइट के टेम्परेचर ठंडे होते हैं, प्लेजेंट भी होते हैं। अब जब ज़मीन आपकी मॉइस्ट हो गई, अब आप देखें जब ज़मीन में पानी है, मिट्टी है, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो यहाँ लोगों को लगता है कि चिकट, जिसे कहते हैं अक्टूबर हीट होती है। फिर उसके बाद जो लो प्रेशर कंडीशन है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ये अब ये पहुँच जाता है कि कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में। ये पहुँचता है बे ऑफ बंगाल में। ये जो इलाका है बे ऑफ बंगाल, ये जो बे ऑफ बंगाल है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था साइक्लोनिक डिप्रेशंस हो रहे हैं। यहाँ पर अंडमान सी में, जो अंडमान सी से तैयारी हो रही होती है साइक्लोनिक डिप्रेशन की। तो ये जो साइक्लोन है ये आपके ईस्टर्न कोस्ट यहाँ पर जैसे आते हैं, जब ये आते हैं चक्रवात, तो ये बड़ी ज़बरदस्त बरसात करते हैं, अच्छी खासी बरसात करते हैं। ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बहुत नुकसान पहुँचाते हैं।
ख़ासतौर पे जो गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी, ये सब इलाके हैं जहाँ पर लोग बहुत रहते हैं और बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, जान और माल का बहुत नुकसान होता है। आप न्यूज़ में इसको सुनते रहते होंगे। ये साइक्लोन आते हैं इस कोस्ट पे, उड़ीसा पे आते हैं, वेस्ट बंगाल, और मैंने जैसे बताया बांग्लादेश का इलाका है, वहाँ पर भी ये चक्रवात आते रहते हैं। और जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर, जो तमिलनाडु का रीजन नीचे के जो एरिया है, वहाँ पर बहुत सारी जो बरसात होती है वो इन साइक्लोन, चक्रवात और डिप्रेशन से के जरिए के साथ हो रही होती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में बताता हूँ आपको, बड़ा अलग अलग है। जैसे मैंने आपको बताया कहीं कहीं तो आपको 400 सेंटीमीटर बरसात मिल जाएगी, और कहीं कहीं आप देखेंगे तो 60 सेंटीमीटर से पूरे साल अगर वेस्टर्न राजस्थान और गुजरात में आ जाए, हरियाणा, पंजाब, तो यहाँ पर तो बरसात बहुत ही कम होती है। तो डेक्कन प्लेटियो के थोड़ा अंदर आ जाए और ईस्ट, सह्याद्री के ईस्ट में, वहाँ पर भी आपको, सह्याद्री जो है वो वेस्टर्न घाट के इलाके को ही कहते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि ये माउंटेन के इस तरफ है, इसलिए वो वेस्टर्न घाट के दाएं तरफ है। जो तीसरा एरिया है लो प्रेसिपिटेशन का, वो लेह है। लेह जो है वो कोल्ड डेजर्ट है। वहाँ जम्मू कश्मीर में भी लेह में बहुत, दो माउंटेन के बीच में है, तो यहाँ पर उस तरफ वो मानसून की हवाएं नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर बरसात उस तरह नहीं हो पाती है। बाकी ठीक ठाक बरसात हिमालयन रीजन में आपको बरसात मिल जाएगी। तो इस तरीके से एक वेरिएबिलिटी है आप मॉनसून रीजन में। अब मॉनसून जो है वो हमारा एक यूनिफाइंग बॉन्ड है। देखिए हमारी कितनी सारी डाइवर्सिटी है, क्लाइमेटिक कंडीशन की डाइवर्सिटी आप देखिए, लोकेशन हो, एक्सटेंट हो, रिलीफ हो। ये जो मॉनसून बॉन्ड्स है ये पूरे देश को पानी, क्योंकि पानी बिना तो सब सून है, हर आदमी, हम सब के सब लोग, चाहे कहीं का भी आदमी हो, फार्मर हो, चाहे कोई भी लोग हो, हमें पता है कि, और किसानों को खास तौर पे, और वो गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, हमें पता है कि चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि भाई मानसून आए, और सीजनल ऑल्टरनेशन होता है। और ये जो मानसून आने और जाने, कई जगह ऐसी जगह है वहाँ पर लोग इसको मनाते भी हैं, इस इवेंट को मनाते हैं। जो रिवर्स हैं, मानसून जब आता है तो उसमें रिवर्स पानी आ जाता है, हिमालयन रीजन्स में आपको स्नो मिल जाता है। तो एक तरीके से जो पानी की सिचुएशन है वो हमारे यहाँ इसी से सुधरती है। और तो हर चीज़ जो है वो घूमती किसके आसपास है, चाहे फेस्टिविटीज़ हो, फेस्टिवल्स हो, पानी हो, ये सारी इस तरीके से जो मानसून है हमारा एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह काम करता है। अब आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो डार्क नीला है, डार्क नीला वो ऐसे इलाके जहाँ पर बहुत बरसात होती है। अब आप देखें कि वो हमारा जो मालाबार रीजन है वहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में मौसिन राम यहीं पे है जहाँ पे एकदम गाढ़ा नीला है। फिर थोड़ा और ऊपर इलाके चले जाइए, यहाँ पर 200 से लेकर 400 हो जाएगा। गारो, खासी, जैंतिया, ये जो वेस्टर्न घाट के इलाके हैं, जैसे मैं आपको पहले कई बार बता गया कि ये वेस्टर्न घाट में जहाँ पर अच्छी खासी बरसात होती है, जो फर्स्ट बर्स्ट मानसून यहाँ पर होता है। फिर यहाँ मॉडरेट है, बाकी तो आप नंबर देख ही रहे हैं, 100 से 200 मॉडरेट है। और फिर उसके बाद 0 से 20 और 20 से 40 देखिए, ये जो इलाके हैं ये बड़े खाली इलाके हैं, यानी यहाँ पर बरसात बहुत कम होती है, बहुत ही एरिड एरिया कहते हैं। और ऊपर चले जाइए, वो जो आपका लद्दाख का एरिया हो गया जो कोल्ड डेजर्ट है। तो ये हो रहा है, कभी बरसात जो आता है, कभी कहीं बाढ़ आ जाती है, कभी कोई ड्रॉट हो जाता है, कहीं कुछ फ्रीजिंग हो जाएगी, कहीं कुछ बरसात हो जाएगी, कहीं आप कड़ाकी ठंड, कभी आप रज़ाई निकाल लेंगे, कभी आप चादर में हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे एग्रीकल्चर के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारे खाने पीने के लिए, ये सब मानसून बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारे